गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। आज आपके लिए लेकर के आए हैं वीडियो 32। ये वीडियो है 32 और इस वीडियो में हम लोग 31 वीडियो में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है और फिर गॉस थ्योरम को जानेंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और उस फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन द वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो वेक्टर फॉर्म यानी उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिया हुआ है। डायरेक्शन किधर है? आई कैप। आई कैप मीन्स एक्स एक्सिस। वेक्टर आप लोग जानते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप किस लिए यूज होता है? दीज आर द यूनिट वेक्टर्स। आई कैप रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जे कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड के कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम और डायरेक्शन कह रहा है एक्स एक्सिस की ओर। अब आगे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड। इस फील्ड का फ्लक्स कितना होगा? इस फील्ड का फ्लक्स कितना होगा? किसके फ्लक्स के लिए तो कोई एरिया, कोई सरफेस रखना होगा ना फील्ड में। तो कह रहा है कि थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड। हाँ देखिए आगे ना, एक स्क्वायर सरफेस है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है और उसको रख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। कैसे रख रहा है? हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिसका जो प्लेन है, एरिया जो हम स्क्वायर सरफेस रख रहे हैं उसका प्लेन कैसे रखा हुआ है? तो वाई जेड के पैरेलल। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? एक्स एक्सिस की ओर। क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे भी ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड होता है कंसेप्ट को समझने के लिए। तो कह रहा है कि इस फील्ड में एक स्क्वायर सरफेस को रखा जा रहा है जिसका प्लेन जो है वाई जेड के पैरेलल है। अच्छा, अब आप बताएंगे तो वाई जेड प्लेन जो है, इस वाई जेड प्लेन पर अगर हम नॉर्मल खींचना चाहें तो किधर होगा? वाई जेड प्लेन पर परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होगा? वाई जेड प्लेन के नॉर्मल कौन सा एक्सिस होगा? क्यों पूछ रहे हैं सो हम बताते हैं। तो वाई जेड प्लेन के नॉर्मल होगा एक्स एक्सिस। हम लोग एक्सिस और प्लेन का कंसेप्ट जानते हैं। आप जिस रूम में हैं, अगर उस रूम के लंबाई को एक्स एक्सिस, चौड़ाई के वाई एक्सिस और ऊंचाई को जेड एक्सिस मान लें तो ये फर्श आपका एक्स वाई प्लेन हुआ। अब एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर कौन? जेड एक्सिस। उसी तरह से वाई जेड प्लेन पर परपेंडिकुलर कौन? एक्स एक्सिस। जेड एक्स प्लेन पर परपेंडिकुलर कौन? वाई एक्सिस। तो ये जो स्क्वायर सरफेस रखा जा रहा है ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल रखा जा रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस जो होगा इस वाई जेड प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। यानी कि इस स्क्वायर सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर होता किधर है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब देखिए आया समझ में हम क्यों पूछ रहे थे कि ये जो एरिया वेक्टर होगा इस स्क्वायर सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? तो चूंकि ये स्क्वायर सरफेस वाई जेड के पैरेलल रखा हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर वाई जेड के परपेंडिकुलर। वाई जेड के परपेंडिकुलर कौन? एक्स एक्सिस। वाई जेड के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस में दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है
और इस स्क्वायर एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा, एक्स एक्सिस में, क्योंकि स्क्वायर सरफेस को किधर रख रहा है, वाई जेड के पैरेलल, तो वाई जेड के पैरेलल रख रहा है, यानी इस पर परपेंडिकुलर कौन होगा, एक्स एक्सिस। ओके, यानी कि पहला ए नंबर के लिए हमारा जो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन में ए नंबर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका दे दिया भाई 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम हुआ ना, और आपका साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर आया। और तो एरिया चाहिए हमको ds, एरिया किधर हो जाएगा भाई, आई कैप, एरिया किधर हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर, किधर नहीं, साइड का स्क्वायर, कितना, साइड का स्क्वायर, यानी 0.1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0.01, ये ds आ गया। और इस एरिया का डायरेक्शन किधर हुआ, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कर ले अगर हम लोग, E इक्वल टू 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम आ गया। और हमारा थीटा कितना हो जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस में है और हमारा एरिया वेक्टर भी एक्स एक्सिस में 0 डिग्री। अब देखिए तो यहाँ से देयरफॉर फाई इज इक्वल टू EDS cos थीटा दैट इज इक्वल टू क्या, 3 × 10⁻³ इंटू 0.01 इंटू cos 01 क्या हो जाएगा, ये 3 × 10⁻³ इंटू ये 0.01 यानी कितना 1/100, ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल होगा, क्या जाएगा जी 3 × 10, क्यों यहाँ से 2 जीरो, इसका 2 जीरो कैंसिल, तो फाई इक्वल टू क्या गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कंसेप्ट को समझिए, एकदम फ्लक्स को समझना होगा, यहाँ एंगल का कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। फ्लक्स में एंगल का कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्लक्स कहता है पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली, ये बात जानना बहुत जरूरी है। नॉर्मली होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बोथ मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉर्मल होने बोल रहा है तो एरिया वेक्टर तो नॉर्मल होगा, और अगर नॉर्मल नहीं है तब क्या होगा, इसको भी आपको समझाएं। अब देखिए इसका बी पार्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी पार्ट में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, इसी स्क्वायर का फ्लक्स फिर से इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन, अब जो इसकी इस प्लेन के नॉर्मल है, इस प्लेन का नॉर्मल यानी एरिया वेक्टर, इस प्लेन पर नॉर्मल, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस पर नॉर्मल होता है, तो एरिया वेक्टर किधर एंगल, कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स में ही है लेकिन एरिया वेक्टर अब एक्स के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी कि दूसरे केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम लेना है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, एक्स एक्सिस में ही लेना है, और आपका एरिया भी सेम लेना है, ds सेम हो जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ भी मीटर स्क्वायर, लेकिन इस बार थीटा कितना हो जाना है 60 डिग्री, 60 डिग्री ना, हम नहीं बोल रहे हैं, वो क्वेश्चन कर रहा है। तो देयरफॉर फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, EDS cos थीटा देन E 3 × 10⁻³ एरिया 0.01 इंटू cos 60, और cos 60 आपका हो गया ये 3 × 10 बच जाएगा यहाँ से, और cos 60 हो गया 1/2 दैट इज 5, तो 5 विल बी 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझे? तो इस तरह से फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे, फ्लक्स का कैलकुलेशन को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम लोग जानेंगे आज गॉस थ्योरम,
तब तक आप लोग लिखिए इस वीडियो को और हम इसको मिटाते हैं। लिख लीजिए। तो 32 नंबर वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इन वीडियो 32 वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। अब इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे गॉसेस थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे। समझना भी बहुत आसान है। तो गॉस थ्योरम समझने के लिए सबसे पहली बात आपको जानना होगा क्या कह रहा है। तो गॉस थ्योरम भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का ही एक थ्योरम है। गॉस थ्योरम भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का ही एक थ्योरम है। इट इज जस्ट ए कैलकुलेशन। ये थ्योरम कैलकुलेशन बताता है किसका, किसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन, लेकिन क्लोज सरफेस के लिए। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। गॉस थ्योरम गेव ए कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस। गॉस थ्योरम जो है फ्लक्स को कैलकुलेट करने का तरीका बताता है, आसान तरीका। जैसे फ्लक्स निकालने का तो तरीका हम लोग पढ़े ना, EDS cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। लेकिन अगर एक क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालना हो तब EDS cos थीटा से भी आसान तरीका है गॉस थ्योरम को अप्लाई करना। क्या है थ्योरम देखते हैं, उसके बाद कुछ कंडीशंस हैं। पहले स्टेटमेंट लिखा जाए, उसके बाद कहता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, according to this theorem, the total electric flux over a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed by the surface, that is, let a charge Q is enclosed by a closed surface इसके अंदर एक चार्ज बंद कर दिए Q, then from theorem the total flux through the closed surface phi is equal to 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed by the surface और phi is equal to 1 by epsilon naught times of the total charge Q net, that is equal to लिख सकते हैं, और phi is equal to Q net by epsilon naught। ये
ऑल्सो इसी को भी हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अभी हम लोग पढ़े थे फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस cos थीटा ओवर द एरिया S इज इक्वल टू Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी तो ये जो एडीएस फॉर्मूला है ये तो किसी भी सरफेस के लिए लगेगा, गॉस थ्योरम स्पेशली क्लोज सरफेस के लिए लगेगा, लेकिन ईडीएस जो है इस सरफेस का अगर फ्लक्स निकालना चाहे तो ईडीएस से निकलेगा। तो ईडीएस से कैसे निकलेगा? तो एक छोटा सा एरिया का निकाल के पूरे में इंटीग्रेट करा देंगे, दिस इज, और यही जब निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। कैसे आएगा इसको प्रूव भी किया जाएगा, पहले गॉस थ्योरम को समझा जाए। गॉस थ्योरम कह रहा है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब क्या हो रहा है भाई? क्लोज सरफेस इट मींस 3D सरफेस, स्फीयर, सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब, कोई भी, सर्कल नहीं, स्क्वायर नहीं, ट्रायंगल नहीं, दीज आर द ओपन सरफेस, क्लोज सरफेस। और गॉस थ्योरम के लिए समझिएगा, यहां से अब गॉस थ्योरम के लिए दो कंडीशन कंपलसरी है। पहला, गॉस थ्योरम सभी सरफेस के लिए नहीं लगेगा, गॉस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए लगेगा। गॉस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है, थ्योरम है। एक क्लोज सरफेस का अगर फ्लक्स निकालना हो, क्लोज सरफेस यानी किसी स्फेरिकल सरफेस का फ्लक्स निकालना हो, किसी सिलिंड्रिकल सरफेस का फ्लक्स निकालना हो, किसी क्यूबॉइड सरफेस का फ्लक्स निकालना हो, एनी 3D सरफेस, तब वहां पर हम लोग गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पहला कंडीशन, सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड, सरफेस मस्ट बी क्लोज, यानी कि हमारे पास जो सरफेस है वो कैसा होना चाहिए? क्लोज सरफेस होना चाहिए। दूसरा, जिस चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं वो चार्ज उस सरफेस के अंदर बंद होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन है, क्या क्या? देयर मस्ट बी ए क्लोज सरफेस एंड द चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। सरफेस क्लोज होना चाहिए और चार्ज उसके अंदर बंद होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन होता है तब वहां पर हम गॉस थ्योरम लगाएंगे। क्या निकालने के लिए? फ्लक्स निकालने के लिए। गॉस थ्योरम याद रखेंगे, गॉस थ्योरम इज जस्ट ए फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज सरफेस। हालांकि फ्लक्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ईडीएस कॉस थीटा, लेकिन ईडीएस कॉस थीटा किसी भी सरफेस के लिए क्लोज के लिए भी लगेगा, ओपन के लिए भी लगेगा। लेकिन गॉस थ्योरम जो है इट इज द स्पेशल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस। और दूसरा, गॉस थ्योरम का दूसरा कंडीशन क्या है कि जो चार्ज है मस्ट बी इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अगर ये दो कंडीशन रहता है तब वहां पर हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस का निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो गॉस क्या कहते हैं कि अगर एक क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज बंद है, देन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज कितना? इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब जितना भी चार्ज बंद है उसका 1/ε0 टाइम्स का मतलब समझते हैं? गुना। 1/ε0 टाइम्स का मतलब समझते हैं? गुना। यानी अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर 10 कूलम चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? 1/ε0 इंटू 10। अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर एक ही कूलम चार्ज है तो उसका फ्लक्स कितना हो जाएगा? 1/ε0 इंटू 1। बस सर अब ये कैसे गॉस बता दिए? तो चलिए, थ्योरम, एवरी थ्योरम हैज ए प्रूफ। हर थ्योरम का क्या होता है?
एक प्रूफ होता है तो हम लोग इसको प्रूव करके देखेंगे। एवरी थ्योरम हैज ए प्रूफ। खाली गॉस के कह देने से नहीं ना मान लेंगे हम लोग। उन्होंने कह दिया कि ऐसा होता है, लेकिन सिर्फ कहे नहीं, उन्होंने इस थ्योरम को प्रूव करके भी दिखाया एक क्लोज सरफेस लेकर के। ओके, तो ये पहले थ्योरम को समझिए। सबसे पहली बात, गॉस थ्योरम कब अप्लाई होगा? तो दो कंडीशन। क्या क्या? गॉस थ्योरम अप्लाई कब होगा? दो कंडीशन। क्या क्या? तो सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड, देयर मस्ट बी ए क्लोज सरफेस। वहां क्या होना चाहिए? एक क्लोज सरफेस होना चाहिए। दूसरा, जो चार्ज है, चार्ज मस्ट बी इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अगर ये दो कंडीशन होता है तब वहां पर हम लोग गॉस थ्योरम यूज करेंगे। क्या निकालने के लिए? फ्लक्स निकालने के लिए। तो गॉस थ्योरम क्या हुआ? तो एक लाइन में कहेंगे कि सर फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला, किसका फ्लक्स? किसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स। कब? जब चार्ज उसके अंदर बंद होगा तब। अब क्या कहता है कि ठीक है, मान लिया जाए क्लोज सरफेस भी है, चार्ज भी बंद है, तब फ्लक्स कितना होगा? तो सिंपल सा बात है सर, जितना चार्ज बंद है उसका 1/ε0 टाइम्स। अगर 10 कूलम चार्ज बंद है देन द फ्लक्स विल बी 1/ε0 इंटू 10। 50 कूलम चार्ज बंद है देन फ्लक्स विल बी 1/ε0 इंटू 50। जितना भी चार्ज बंद होगा। तो स्टेटमेंट को एक बार फिर से समझिए। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस, किसी क्लोज सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? इज इक्वल टू कितना? 1/ε0 टाइम्स, 1/ε0 टाइम्स होगा, गुना होगा किसका? ऑफ द टोटल चार्ज, जितना चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, सरफेस के द्वारा जितना भी चार्ज इनक्लोज किया गया, बंद किया गया। अब इसी को मैथमेटिकली मान लेते हैं, एक चार्ज Q enclosed by a surface, then from theorem the total flux through the closed surface, इस closed surface का फ्लक्स कितना होगा? 1/ε0 into total charge enclosed by the surface। ये ओके। अब भैया चूंकि ये थ्योरम है तो इसको प्रूव भी तो करना होगा, तो चलिए प्रूव किया जाए, है ना? चलिए प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए जगह बनाना होगा ना, तो आप लोग लिखिए। 1 मिनट हम थोड़ा साइड हो जाएं, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं आप लोग। ओके, चलिए अब मिटाते हैं। चलिए ना, देखिए ना, बहुत ही आसान सा प्रूफ है, छोटा सा प्रूफ है। कैसे प्रूव किया जाए? तो प्रूव करने के लिए गॉस थ्योरम को एक क्लोज सरफेस लीजिए और उसके अंदर कोई चार्ज को बंद कर दीजिए और उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए। कंसिडर ए चार्ज प्लस Q इज enclosed by a spherical surface। दिखाइए। ये हमने चार्ज को यहाँ प्लस Q चार्ज को बंद किया। इस स्फेरिकल सरफेस का अपना रेडियस है लेट R, रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब एक छोटा सा एरिया ले लिया जाए, एरिया वेक्टर ds, ds एरिया वेक्टर ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के सरफेस पर एक छोटा सा एरिया वेक्टर ले लिया जाए। ले लिए।
और कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। अब हमको क्या करना है? फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? ई डी एस कॉस थीटा। यही ना, प्रोसेस में आते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन को डिराइव करने में 2 स्टेप हम लोग यूज करते हैं। पहला स्टेप, उस एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो चूंकि गॉस थ्योरम प्रूव करना है तो एक क्लोज सरफेस चाहिए और चार्ज उसके अंदर बंद होना चाहिए। तो एक क्लोज सरफेस लिया हमने, उसके अंदर एक चार्ज को बंद किया। अब क्लोज सरफेस कैसा लिया? स्फेरिकल, उसका रेडियस कितना हो, ये सारी चीज मेंशन कर देंगे। अब प्रोसेस में आते हैं। तो प्रोसेस में चूंकि फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स निकालने के लिए हमको, हमारे पास फॉर्मूला है ई डी एस कॉस थीटा। ds यानी एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर हम लोग ले लिए। लेकिन अब इस एरिया वेक्टर का, इस छोटे से एरिया वेक्टर का फ्लक्स कितना होगा, यानी डी फाई कितना होगा, तो उसके लिए पहले पता करना होगा कि जहां पर ये रखा हुआ है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। यानी कि नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द surface of the sphere due to the charge plus q, then E is equal to kq by r square। ये हम लोग जान रहे हैं कि अगर एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा रहेगा तो इसके कारण r डिस्टेंस में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और इसका डायरेक्शन किधर होगा। तो पॉजिटिव चार्ज है, देन आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगा। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां का पता चल गया भाई। तो उस पॉइंट पर, तो उस छोटे से एरिया का सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया वेक्टर ds डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डी एस कॉस थीटा। लेकिन सर थीटा कितना? तो देखिए ना, पॉजिटिव चार्ज लिया है हमने। पॉजिटिव चार्ज यानी आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियली आउटवर्ड, सरफेस पर नॉर्मल, और एरिया वेक्टर तो सरफेस पर नॉर्मल होगा, यानी बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो एच थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देयरफॉर डी फाई इज इक्वल टू E ds cos 0, that is d phi is equal to E ds। तो ये तो स्मॉल एरिया का फ्लक्स निकला ना सर, हमको तो पूरे एरिया का फ्लक्स निकालना है। जिसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द whole surface phi is equal to integration of E ds over the whole surface 4 pi r square। इस गोले का क्षेत्रफल, स्फीयर का एरिया कितना? स्फीयर का एरिया 4 पाई स्क्वायर। तो पूरे एरिया में इसको इंटीग्रेट करा दीजिए। जो भी आएगा पूरे एरिया में इंटीग्रेट कराने के बाद जो भी आएगा दैट विल बी द फ्लक्स। अब E का वैल्यू बैठाइए ना। E का वैल्यू क्या हो जाएगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस। तो के और, तो यहाँ से के क्यू और आर सारा कांस्टेंट है ओवर द एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू आर स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आएगा, यानी एरिया का इंटीग्रेशन होगा 4 पाई आर स्क्वायर तक। तो यहाँ से के क्यू बाई आर स्क्वायर और डी एस को इंटीग्रेट कराएंगे तो ये आएगा एस। डायरेक्ट करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। कैसे? थोड़ा सा यहाँ सीख लीजिए, समझ लीजिए। थोड़ा सा यहाँ हम लोग सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है भाई? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है? एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। इसके बाद जो लिमिट है, लिमिट कहाँ से पुट करते हैं? 0 से अगर
एस करना, 0 से अगर 4 करना हो तो कैसे करेंगे, 0 से 4, 0 से 4 यानी अपर लिमिट 4 माइनस 0, यही ना। तो बस वही बात है, यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है। चूंकि s का इंटीग्रेशन करना ओवर द होल एरिया, ds का इंटीग्रेशन, तो ds का इंटीग्रेशन करना है ओवर द होल एरिया 4πr², तो ds का इंटीग्रेशन s तो होगा, लेकिन इसका लिमिट क्या लगेगा, 0 से 4πr², तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा 4πr² माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 4πr²। तो इस तरह से, तो इतना एक दो स्टेप जो मैथमेटिकल वर्क है ना, एक दो स्टेप हम लोग ओमिट कर सकते हैं। तो ये आ गया। अब यहाँ से के, अब यहाँ से क्या करना है आपको, के का वैल्यू पुट कीजिए ना, फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के का वैल्यू हो गया q/r² इंटू 4πr²। देखिए तो 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, देन फाई विल बी q/ε0 and proved this is Gauss theorem। देखिए क्या किए, समझिए, हम लोगों को फ्लक्स निकालना था, तो फ्लक्स निकालने का जो तरीका है हमारे पास ईडीएस, वही काम किए, लेकिन हमारा फ्लक्स आ कितना गया, इसी को गॉस ने एक थ्योरम बना दिया। उन्होंने कहा हर अलग अलग शेप के लिए, क्लोज सरफेस के लिए जब फ्लक्स निकालते हैं ईडीएस कॉस थीटा से, कभी स्फेयर का, कभी सिलेंडर का, कभी आर्बिट्ररी शेप का, लेकिन क्लोज सरफेस का, तो वो क्या पाते हैं कि हर बार क्या आ रहा है, फ्लक्स तो ईडीएस से ही निकलेगा, लेकिन हर बार क्या पाते हैं कि अगर कोई चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर बंद है तो उस फ्लक्स का वैल्यू, ईडीएस का वैल्यू कितना आ रहा है, तो जितना चार्ज बंद है उसका 1/ε0 टाइम्स। इसी को उन्होंने एक थ्योरम बना दिया। क्या कहा कि चाहे कैसा भी क्लोज सरफेस हो, उसका आप फ्लक्स निकालिए। कैसे निकालिए, ईडीएस कॉस थीटा से निकालिए। फ्लक्स निकालने का तो वही तरीका है ना, लेकिन जब आप उसका फ्लक्स निकालेंगे तो हर बार जितना चार्ज बंद किए हैं उसका 1/ε0 टाइम्स आएगा। तो भैया क्यों निकालें, इसको डायरेक्ट ना यूज कर लें कि क्लोज सरफेस के अंदर अगर 10 कूलम चार्ज बंद है तो हमको पता है कि इसका फ्लक्स कितना आएगा, 1/ε0 इंटू 10। देन दिस इज द गॉस थ्योरम। आया समझ में? तो इन्होंने इसको प्रूव भी किया उन्होंने, इसीलिए, और ये बहुत आसान है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दिया उन्होंने। इस कंसेप्ट से हम लोग और भी आगे काम, हालांकि गॉस फ्लक्स निकालने का एक थ्योरम दिए, लेकिन इस थ्योरम से हम लोग फील्ड भी निकालेंगे। किसका? बड़े चार्ज वस्तु का, नॉट पॉइंट चार्ज। वायर का, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का फील्ड निकालना है, चार्ज शीट का फील्ड निकालना है, स्फेरिकल चार्ज स्फेयर का फील्ड, यानी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट से हैं, उनमें चार्ज है, उनका फील्ड निकालना है। तो गॉस थ्योरम इस काम को बहुत आसान बनाए। कैसे करेंगे हम लोगों को देखना है, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। लेकिन गॉस थ्योरम को थोड़ा सा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या निकालने के लिए? फ्लक्स निकालने के लिए। किसका फ्लक्स? क्लोज सरफेस का फ्लक्स। कब? जब चार्ज उसके अंदर बंद होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे। तब तक नोट कीजिए, मन लगा करके वीडियो को एक बार दो बार देखिए, बार बार बोल रहे हैं, एक बार दो बार देखिएगा, हमारी बातों को सुनिएगा, कंसेप्ट समझ में आएगा। बाकी तो आप लोग समझदार हैं। ओके, बाय।